प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, वो बच्चे जिनके माँ बाप कोविड की वजह से इंतकाल कर गए, उन्हें 18 साल की उम्र के होने पर पीएम केयर फंड्स की जानिब से माहाना स्टिपेंड दिया जाएगा और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें पीएम केयर फंड की जानिब से ही 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर 15 लाख कहा जाता तो डायरेक्टली समझ में आ जाता कि यह क्या मामला है, मगर चूंकि अब उन्होंने फिगर चेंज कर दिया है, इसीलिए एक फ्रेश डिबेट की ज़रूरत है, फ्रेश डिस्कशन की ज़रूरत है। इस गर्ज से हमने आज हमारे स्टूडियो में दावत दी है एआईसीसी की स्पोक्स पर्सन, वो साबिका एमएलए अलका लांबा साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत वेलकम है बीबीएन चैनल पर। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो अलका लांबा साहबा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पीएम केयर फंड की जानिब से जो पीएमओ की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, 20 मई को कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर इन बच्चों जिन्होंने अपने माँ पिता दोनों को या किसी एक को खोया है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और इनकी तरफ खास एक ध्यान देने को कहा, क्योंकि इनका कोई नहीं है, यही हमारे बच्चे देश का भविष्य है। सोनिया गांधी जी के बाद श्री राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करते हुए इस बात को आगे बढ़ाया और पूरी कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री जी से इन बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए कहा। लेकिन देखा 4-5 दिन निकल गई, कोई हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी को जब भी पत्र लिखिए कोई जवाब कभी किसी को नहीं मिलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए राज्यों और केंद्र सरकार को खास कहा कि ये जो बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना महामारी के दौरान शिकार हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, उनका देखने वाला कोई नहीं, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसके बाद ये सोती हुई सरकार, भाजपा की सरकार जागती है और जागती भी कैसे है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कब मिलेगा महीना जो आर्थिक मदद है? 18 साल की उम्र होने के बाद हर महीने कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। 10 लाख कब मिलेगा? जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा। ये बातें भविष्य की हो रही हैं, हम वर्तमान में जी रहे हैं। आज उन बच्चों का जिनके सर पे आज माँ बाप का साया नहीं है, उन बच्चों पर आज वर्तमान में ध्यान देने की सख्त जरूरत है। अगर वर्तमान ही सुरक्षित नहीं है तो भविष्य कैसे आप सुरक्षित रखेंगे? चिंता ये हो रही है कि इन्होंने कहा है जिनके दोनों माँ पिता नहीं रहे, अनाथ है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की मांग है जिनका एक भी माता या पिता अगर नहीं रहा है, अगर पिता चला गया है तो माँ के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी उन बच्चों के लिए आ जाती है। और कमाने वाला अगर जो है पिता है और माँ चली गई, इन बच्चों का देखभाल करने वाला घर के अंदर कोई नहीं है, तो पिता के ऊपर भी एक दबाव आ गया कि अब वो घर रहे, बच्चों को पाले या फिर बाहर काम करे। तो हमारा ये मांग है कि एक भी अगर गया है तो भी ये इसमें जो नया योजना आई है उसमें सम्मिलित किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। दूसरी बात, जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो 577 बच्चे, 577 बच्चों के बारे में पूरे देश में जिक्र किया जा रहा है, जबकि बहुत लोगों का मानना है, खासतौर से जो बच्चों की संस्थाएं हैं, चाइल्ड के ऊपर काम करती हैं, चिल्ड्रन के ऊपर, उनका ये कहना है कि ये नंबर बहुत ज्यादा है, 577 से बहुत ज्यादा है। सरकार ने ये आंकड़ा 577 का कहां से, कब और कैसे जुटाया, कोई इसकी जानकारी नहीं है, कोई लिस्ट जारी नहीं की गई किस राज्य से कितने बच्चों की जानकारी आपके पास और कैसे आई है। क्योंकि हमें मालूम है जब संसद का सत्र चल रहा था, हम लोगों ने जानकारी मांगी थी कि कोरोना महामारी की पहली लहर में कितने हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे कितने डॉक्टर, नर्सेज या हमारे पुलिसकर्मी या आशा कर्मी जो इसमें लगे हुए थे, कोरोना महामारी में मौत हुई। सरकार ने कहा हमारे पास इस तरह का कोई आंकड़ा है ही नहीं कि हम बताएं कितने डॉक्टर शहीद हुए हैं, कोई नहीं। इवन कि यहाँ तक हो गया था कि डॉक्टर्स के, कोरोना वॉरियर्स की अगर अपनी ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो 50 लाख रुपए का उसका जो इंश्योरेंस किया गया था, वो इंश्योरेंस भी खत्म कर दिया गया। तो जब राहुल गांधी जी, सब विपक्ष ने आवाज उठाई, तब उसको जो है आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये 577 का आंकड़ा कब कैसे आया, और हमारा ये मानना है ये बहुत ज्यादा है, और जिन बच्चों के 577 की बात कर रहे हैं उनका आंकड़ा जारी किया जाना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि ये आंकड़ा कब कहां कैसे जुटाया गया, इसमें भी कितनी सच्चाई है। और हम फिर मांग कर रहे हैं
वर्तमान सुरक्षित नहीं तो भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आज अभी इस समय इन बच्चों की क्या मदद की जा रही है या क्या अगले कुछ दिनों में करेगी सरकार, इसकी जानकारी सरकार से मांगने पर भी हमें नहीं मिल पा रही है। जी, तो पहला सवाल तो ये है कि जिनके दोनों माँ बाप गुजर गए उन्हीं के लिए ये स्कीम है, बिल्कुल तो इसका मतलब है वो देना नहीं चाहते। नियत नहीं है। नियत आपने नहीं। सही कहा, 15 लाख रखते तो लोग 15 पुराना 15 2014 का 15 लाख का नारा याद आ जाता, इसलिए 10 कह दिया। 10-23 साल बाद मिलेगा। जी। आप समझ रहे हैं, जो बच्चा आज 3 साल का है उसे 20 साल तक जिंदा रहा क्योंकि माँ बाप नहीं है, उसका आज वर्तमान में उसका खाना, उसकी शिक्षा, उसका कौन देखभाल करेगा, उसको सरकार अडॉप्ट कर रही है अगर वो अनाथ हो चुके हैं, या कोई संस्था को सरकार उनकी जिम्मेदारी देने वाली है, या क्या होगा उन बच्चों का। कोई आज वर्तमान में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं गई। भविष्य की वही खोखली जुमले कहें, खोखली वायदे किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर ये पूरी योजना जो है वो ताश के पत्तों की तरह आते हुए गिरते हुए दिख रही है। जी जी, डिफेंडर्स ये कह रहे हैं 18 साल की उम्र के होने तक के सरकार सरकारी स्कूलों में फ्री स्कूलिंग एंड रेसिडेंस की जो है सुविधा दे रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? दे रही है, हम यही तो कह रहे हैं, अगर दे रही है तो दिखाएं कहां दे रही है, किन्हें दे रही है। ये तो जानकारी आई नहीं रही आप और हमारे सामने। और आपको मालूम होगा आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है, देश के संवैधानिक अधिकार है कि देश के हर बच्चे को पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, और ये मुफ्त शिक्षा के अधिकार में आता है। तो उससे मुफ्त को आप दोबारा मुफ्त की घोषणा करके क्या कह रहे हैं नहीं मालूम है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसमें ये कहा है कि ये जो बच्चे जिनके दोनों या एक पेरेंट्स नहीं रहा, उन्हें नवोदय विद्यालय जो हर गांव में 600 650 से अधिक, राजीव गांधी जी की सोच थी कि गांव के बच्चे को एक उच्चतम अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके तहत ये स्कूल बनाए गए थे। इन स्कूलों में इनकी जो है फ्री, पूरी तरह फ्री एजुकेशन की जो जिम्मेदारी ली जाए। पर वो कौन से स्कूलों में फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं जहां पर अभी उत्तर प्रदेश में पता लगा है कि 9 करोड़ रुपया मात्र स्कूल के ताले लगे हुए थे, फिर भी मिड डे मील के नाम पर गरीब को 9 करोड़ का खाना खिला दिया, जो स्कूल बंद थे और बच्चे जो है कुपोषण का शिकार है। तो बहुत सी योजनाएं कागजों पर तो दिखती है। खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगी नेशनल जो हमारा चाइल्ड कमीशन है, राष्ट्रीय बाल आयोग, मालूम नहीं उसका अध्यक्ष कौन है, मालूम नहीं दफ्तर का है, मालूम नहीं कभी सुना हो उनको कि इन बच्चों की चिंता सोनिया गांधी जी सुप्रीम कोर्ट से पहले उन्होंने की हो। आज हम उन्हें मीडिया में देख रहे हैं और आज उन्हें ये चिंता हो रही है कि वो ट्विटर को लेटर लिख रहे हैं कि ट्विटर जो है वो 18 साल से कम बच्चों को ट्विटर पे बैन कर दे। उनकी चिंताएं ये नहीं है राष्ट्रीय बाल आयोग की कि वो जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिन बच्चों को जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, अच्छा इलाज, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, या ये बच्चे जो हुए, उनकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चिंता सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाती है। लेकिन वो उनसे सवाल करने की बजाय सब ट्विटर के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं की और एक पूरी दूरदर्शिता कि बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य खतरे में, और खासतौर से वो बच्चे हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं। और ग्रामीण में आप सोच सकते हैं कि माँ बाप के चले जाने के बाद इन बच्चों की दशा आज क्या होगी, और हमें आज की चिंता करनी है अभी तुरंत। मुझे लगता है जितनी एनजीओ है, जितनी संस्थाएं हैं, जितने भी राज्य में, आपको मालूम है हर राज्य के अंदर महिला बाल विकास मंत्रालय होता है। देश की हमारी महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन्हें ट्रोल मिनिस्टर कहा जाता है, कि राहुल गांधी जी एक ट्वीट भी करती हैं, वो सारे काम छोड़कर ट्रोलिंग पर उतर आती हैं। किस तरह से आज महंगाई के समय देखिए उनके बहुत ज्यादा आपने प्रदर्शन देखे, आंसू बहाते घड़ियाली देखे कि पेट्रोल डीजल के दाम हो, महंगाई हो, वो बोलती। लेकिन आज वही महिला बाल विकास मंत्री महिला होने के बाद इन बच्चों के लिए कभी किसी अनाथालय में आपने उनको दौरा करते हुए देखा? इस पूरे कोरोना काल में किसी अनाथालय में जा रहे हो, क्योंकि बहुत से अनाथालय लिख रहे हैं सरकारों को कि अब बच्चे जो अनाथालयों में रहते हैं उनका वैक्सीन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। पर कभी हमने नहीं देखा कि वो कभी जो है इन अनाथालयों में जाकर या इन बच्चों के बारे में चिंता कर रही हो। तो बहुत है, मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ ढोंग तमाशा और अपनी मात्र छवि बचाने के लिए, झूठ का प्रचंड रचने के लिए काम कर रही है। दुख की बात है, जमीन और धरातल पे सरकार काम करते हुए नहीं दिख रही हमें। जी, इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये जो कोविड के डेथ्स हो रहे हैं ये प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं और रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप कोविड से गुजर गए मगर उन्हें कोविड सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, वो क्या बहुत करें? अच्छा अमजद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं बोलना चाह रही थी
कि आप कह रहे हैं बच्चों को मिलेगी, ग्रामीण की मैं बात कर रही हूँ, माँ बाप की मौत हो चुकी है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है। जिनको डेथ सर्टिफिकेट उनके रिश्तेदार लेने में कामयाब हुए, उसमें कोविड से मौत हुई है, इसका जिक्र नहीं है। तो कैसे आप इन बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे? क्या अगर इन बच्चों के माँ बाप होम क्वारंटाइन थे, अस्पताल में मौत नहीं हुई, घर पर मौत हो गई, मौत में ये साफ नहीं लिखा है कि कोविड से मौत हुई है, किसी दूसरी बीमारी से मौत हो गई और डेथ सर्टिफिकेट है नहीं है उसमें, तो क्या इन बच्चों को इस अधिकार से आप वंचित रखेंगे? जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भविष्य में आगे बढ़ने के अधिकार से आप वंचित रखेंगे? तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। यही चिंता हम सबकी है कि सरकार को ये कहना है इस कोरोना काल के दौरान 2020, 21 और 21 की अब बात करें, जितने भी बच्चे के माँ बाप इन 2 सालों में 1 या 2 की मृत्यु हुई है, उन सभी को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा, हमारी ये मांग है। जी, अब मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो पीएम केयर्स फंड है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या लीगैलिटी क्या है? देखिए, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये सरकार जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी की बात करती है। इस पीएम केयर फंड में कहीं आपको पारदर्शिता दिख रही है, कहीं अकाउंटेबिलिटी दिख रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई इसकी इसको आरटीआई से भी, सूचना के अधिकार कानून से भी बिल्कुल बाहर रखा हुआ है। हमें तो बाद में पता लगा कि एक तरफ चीन जो है हमारी सरहदों पर लद्दाख में हमें चुनौती दे रहा था, हमारी जमीनें हथिया रहा था, और वहीं पर प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में टिकटॉक से, पेटीएम से, चीनी कंपनियों से पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपया ले रही थी। तो शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री जी इस डील को मैं कहूंगी, ये समझौते को गुप्त रखना चाहते थे कि वहां आप हमारे सैनिकों की शहादतें हो रही हैं, हमारी जमीनें चीन दबा रहा, यहाँ से आप फंड लेकर अपना खामोशी थामे हुए हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल पीएम केयर फंड हो, कोई भी फंड हो, पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। अब पीएम केयर फंड में देखिए, हम नहीं कह रहे, हम भी नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पीएम केयर फंड से महाराष्ट्र, मुंबई, कोटेगा जितनी वेंटिलेटर्स खरीदी गई थी, वो वेंटिलेटर गुजरात की उस कंपनी से ली गई जिस कंपनी ने प्रधानमंत्री जी को 10 लाख का सूट गिफ्ट किया था। उस कंपनी को बिना टेंडर के, बिना किसी सोचे समझे, और जिन्हें अनुभव भी नहीं था, कभी जिंदगी में शायद वेंटिलेटर नहीं बनाएंगे, उसको जो है वेंटिलेटर बनाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया करोड़ों रुपए का। और वो वेंटिलेटर जब जरूरत थी, लोग मर रहे थे, एक एक सांस के लिए मोहताज थे, तब वो वेंटिलेटर फेल हो गए और लोग मौत के मुंह में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो है जवाब मांगा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार लोगों की जान बचाने से ज्यादा उस कंपनी को बचाने में लगी हुई है जिस कंपनी ने प्रधानमंत्री जी को 10 लाख का सूट दिया और ऐसे वेंटिलेटर दिए जो समय पर काम नहीं आए। बिल्कुल इसकी जांच होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपने आप में, नोटबंदी के बाद पीएम केयर जो है फंड अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला है। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस को लोग अगर मौका देंगे भविष्य में 2024 में, तो चाहे वो नोटबंदी का महाघोटाला हो या पीएम केयर फंड के जो है जरिए जो घोटाले किए गए हैं, जरूर इसकी जांच ही नहीं, इसे अंजाम तक पहुंचाकर दोषियों को, चाहे उसमें देश के प्रधानमंत्री ही आरोपी और दोषी सबसे बड़े पाए गए होंगे, तो सख्त से सख्त सजा उन्हें दिलाने का काम कांग्रेस आने वाले काम समय में करेगी। आखिर क्या वजह है जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को बैक स्टेज में डाल दिया गया है? उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? यह न्यू फंड क्यों क्रिएट किया गया? नहीं, यही तो सवाल हम सब ने पूछे थे। जब पहले से ही भारत के अंदर सरकार के पास जो है आपदा फंड जो हमेशा इस समय इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी ये कहा गया, उसमें भी पारदर्शिता नहीं थी। तो कोई नहीं, सरकार तो 7 साल से आपके पास है, उसे आप आरटीआई के दायरे में ले आते, उसे और पारदर्शी बना देते, उसे खोल देते। उसे तो आपने आरोप लगा के छोड़ दिया कि इसमें पारदर्शिता नहीं थी। तो चलिए, पीएम केयर फंड में पारदर्शिता लानी चाहिए थी, उसमें भी तो नहीं है। तो बहानेबाजी की गई। और मुझे लगता है ये अपने आप का पीएम केयर फंड, फिर मैं बता रही हूँ, ये पहला फंड है जिसमें कहा गया कि देश और विदेश की कंपनियां इसमें फंड दे सकती हैं, और कोई भी जानकारी, सेम उसी तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री जी इलेक्ट्रॉल जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स लेकर आए थे, आपको याद होगा, चुनाव में, जिसमें 98% पैसा, सबसे ज्यादा करोड़ों में फंड जो है वो भाजपा को आता है। और इसी दौरान नोटबंदी के टाइम पर भी आप कहेंगे, इस समय भी, अभी भी आरबीआई की अभी की जो रिपोर्ट, आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में, अभी वही पढ़ रही थी, 2020-21 आरबीआई की रिपोर्ट है, 2020-21 अभी जारी की है। और इसमें पिछले 7 सालों में
प्रधानमंत्री मोदी जी के होते हुए सबसे ज्यादा आर्थिक फ्रॉड हुए हैं। सबसे, जितने 70 सालों में नहीं हुए उतने 7 सालों में हुए। और इन मात्र 7 सालों में ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शासन में पैसा लिया था और पता अब लगा है कि फ्रॉड बन, नहीं, ये पैसा भी भाजपा की मोदी सरकार के 2014 में आने के बाद लिए, और उसका पता 1-2 साल बाद इन्हीं के टाइम पर लगता है। और ये फ्रॉड पहुंच चुका है 5 ट्रिलियन यानी कि जिसको हम लेंगे 5 लाख करोड़, सिर्फ 7 साल में 5 लाख करोड़ का जो है फ्रॉड हुआ। लोगों ने पैसा लिया और लेकर भाग गए। किसने पैसा दिया? केंद्र की मोदी सरकार ने। फ्रॉड किसके टाइम पर पता लगा? आपके टाइम पे। भागने में किसके टाइम पर कामयाब रहे? आपके टाइम पर। सजा किसको देनी है? आपको, और आप नहीं दे रहे। तो ये मुझे लगता है ये जो फ्रॉड को भागने में मदद की है कहीं ना कहीं, मैं फिर कह रही हूँ, उसका संबंध सीधे जो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू भाजपा को पैसा मिला उससे है। इस 5 लाख करोड़ का फ्रॉड का सीधा संबंध पीएम केयर फंड से है। इसलिए हम कहते हैं इसके उसको पूरा खोल देना चाहिए। इसकी पूरी ऑडिट, जांच, पारदर्शिता के साथ देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। जी, तो ये जो पीएम केयर फंड है ये एक मशकूक फंड है। प्रेजेंट में तो कुछ नहीं दे रहा है। अब ये बात करते हैं 18 साल के होने के बाद आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, 23 साल के होने के बाद आपको जो है 10 लाख रुपए मिलेंगे। जब तक ये सरकार रहेगी ना रहेगी किसे पता। और जब ये ना रहेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडिंग है ये तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा मान लीजिए आज 6 साल का है, 18 साल का होगा तब उसको हर महीने मिलेगा। तो अब जो 6 का है वो कितने बार 18 का होगा? 12 साल के बाद। 12 साल 12 साल बाद मोदी जी 72 से 82 के हो जाएंगे, प्रधानमंत्री रहे नहीं, भाजपा कहाँ होगी। और उसके बाद जो आपने कह दिया 10 लाख, उसके लिए क्या कोई कैबिनेट में कोई आपने खास फंड बनाया है पीएम केयर चिल्ड्रन करके? आपने कोई ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई? आपको मालूम है पीएम केयर फंड के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, और इसके 3 ट्रस्टीज आते हैं, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और हमारी वित्त मंत्री। ये तीनों, विपक्ष का नेता इस पीएम केयर फंड ट्रस्टीज में नहीं है, तीनों भाजपा के नेता है, तीनों केंद्रीय मंत्री। और इन तीनों ने कब मीटिंग की, कब फैसला किया है? और कैबिनेट के फैसले से ये बाहर है क्योंकि ये इसको प्राइवेट फंड माना गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। और अभी भी देखिए आपदा में अफसर में बिजनेस, व्यापार खोजा जा रहा है कि इस पीएम केयर फंड को आपदा के नाम पर इकट्ठा करिए और अपने पूंजीपति मित्रों को, किसी को वेंटिलेटर, किसी को पीपी किट बिना टेंडर के आपने दे दी, और उसके बाद मिला भी क्या? कुछ नहीं मिल रहा। हमारी जो मशीनें हैं आपने देख ली वेंटिलेटर की, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है इनसे। वैक्सीन देख लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। 2 कंपनियों के अलग रेट हो वैक्सीन के, समझ आता है, सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है। एक ही कंपनी के 5-5 रेट है। केंद्र सरकार के लिए 250 रुपया, राज्य सरकार के लिए 600 और 400 रुपया, निजी कंपनियों के लिए 1200-1500 तक जा रहा है एक ही कंपनियों के रेट। 250 से 1500 रुपए एक ही वैक्सीन का, एक ही देश में एक ही कंपनी। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात की जो श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 प्राइस, एक नेशन एक प्राइस होना चाहिए। और 80 करोड़ लोग जिनको केंद्र सरकार दावा करती है कि इस कोरोना काल में मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम उन 80 करोड़ को जिनको मुफ्त राशन 2-3 रुपए किलो वाला मुफ्त दे रहे हैं, उन्हें मुफ्त वैक्सीन का अधिकार मांग रहे हैं, जीने का अधिकार मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे जो 1000, 2000, 5000 लेकर मुफ्त लगा सकता है उन्हें भी मुफ्त दीजिए, वो तो आपके इंतजार में भी नहीं है। दिल्ली में सारे, मैं कहूँ केंद्र सरकारी लगभग बंद हो चुके हैं वैक्सीनेशन, लेकिन निजी सारे खुले हुए हैं क्योंकि 1500 का एक वैक्सीन लग रहा है और जिनके पास पैसा है वो लगवा रहे हैं। बात गरीब की है इस देश के अंदर। और आपको मालूम होगा कि 13 करोड़ से ऊपर लोग इस कोरोना महामारी में, जो बेरोजगारी दर है वो 11% हो चुकी है। हर 100 में 11 लोग बेरोजगार हुए हैं। 100 जो है हमारे कितने 13 करोड़ के लोग जो मिडल में थे वो गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। बेरोजगारी, महंगाई, हमारी अर्थव्यवस्था विकास दर घटा -8 पे चली गई है। हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे आ चुकी है। तो हर मोर्चे पर आप किसानी देखिए, आप जीएसटी में आप देखिए, जो जरूरी चीजें हैं, वैक्सीन के ऊपर 5% जीएसटी लगा है, पीपी किट हो, वेंटिलेटर, यानी कि जो इस समय जिंदगी देने का काम उपकरण कर रहे हैं उस पर भी जीएसटी लगाकर जो है वो पैसा वसूलने में लगी है। और दुख की बात यह है कि पैसा खर्च कहाँ किया जा रहा है? मोदी महल बनाने में, प्रधानमंत्री जी का घर, आलीशान घर, कहते हैं मोदी जी को नहीं रहना।
आने वाले रहेंगे। तो आप आने वालों की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो नहीं रहना, तो आने वालों की चिंता, आने वाले एक प्रधानमंत्री या जो आएंगे उनकी चिंता करने की बजाय आप देश के 80 करोड़ उन गरीबों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते जो आज भी शायद एक छत के लिए तरस रहे हैं, जो एक जीवन के अधिकार, राशन के लिए, वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्राथमिकताएं क्या है सरकार की, ये बेहद चिंता का विषय है। लेकिन ठीक है, हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट मोदी महल पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उन्हें बिल्कुल इसमें आपत्ति नहीं लगती और ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो है, मोदी महल जो प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है, उसे जारी रखना चाहिए। तो मैं साथ कहती हूँ ठीक है, उसे भी जारी रखिए, फिर वैक्सीन मत रोकिए, वैक्सीन भी तो जारी रखिए। जी जी। अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरह से अनाउंस किया गया है, ये तो भविष्य के ताल्लुक से है, ये मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर बिफर महल मिल भी जाए तो कैन मनी रिप्लेस पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल। क्या ये जो मरे हैं इनकी मौतें रोकी जा सकती थी और प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते थे इस ताल्लुक से, और जो इन्होंने नहीं किया? हमसे साथ आपने दूसरा सवाल बहुत ही मेरे कहते हैं ना दिल के करीब था या मेरे जहन में था और आपने उसे पूछा है, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ उसके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। क्या ये बच्चे जो अनाथ हुए हैं, ये अनाथ होने से बच सकते थे? बिल्कुल आपका सवाल का जवाब है हाँ, इन्हें बचाया जा सकता था। क्या ये जो है कोरोना से इनकी मौतें हुई हैं? नहीं, इनकी कोरोना से मौतें नहीं हुई, इनकी सुविधाओं के अभाव से मौत हुई है। अगर इन लोगों को समय रहते अच्छे अस्पताल में अच्छा इलाज मिलता, आईसीयू बेड मिलता, ऑक्सीजन मिलता, वेंटिलेटर मिलता, तो ये बच्चे अनाथ नहीं होते। आज राजधानी दिल्ली में ही जब हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली के बड़े बड़े निजी अस्पताल, गंगाराम हो, बत्रा हो, वहां पर भी ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे थे। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर राजधानी दिल्ली में ये हाल है, जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश की सत्ता, सरकार चलती है, वहां ये हाल है, तो हमारी चिंता थी कि दूर दराज के गांव में क्या हो रहा है, जहाँ पर मीलों तक एम्बुलेंस नहीं होती है, अस्पताल, डॉक्टर नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, ये मौतें नहीं है, ये हत्याएं हैं, ये हत्या है। और इन हत्या का दोषी कोई और नहीं, जिस राज्यों में हत्या हुई है उन राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले एक नंबर पे दोषी हैं। और इन्हें रोका जा सकता था, इन्हें रोका जा सकता है, क्योंकि जो तीसरी लहर आ रही है, मैं दिल्ली की आईआईटी की जो रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर तैयार की है, उसे जो सौंपा गया, उसने ये कहा है कि तीसरी लहर इससे भी ज्यादा भयानक होगी। उस लहर में राजधानी दिल्ली 2 करोड़ की है, मैं सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यूपी 22 करोड़ का है तो वहां या दूसरे राज्यों में इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में अगर 2 करोड़ की, दिल्ली में अगर तीसरी लहर में बताने एक दिन में 45,000 मामले आ सकते हैं और 9,000 को सख्त ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ये चेतावनी आईआईटी ने आज, ये सब किस आधार पर? सीरो सर्वे। अभी तक भारत में 3 सीरो सर्वे हुए हैं जो संक्रमण की रफ्तार और उसकी रोकथाम और कहां कैसे, इन सब पे एक स्टडी करके सीरो सर्वे ने अपना आईआईटी दिल्ली को दी, आईआईटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ये दे दिया है। तो इसी को अगर आप आधार बना के दूसरे राज्य इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे भयानक हो सकता है। लेकिन आज मैं फिर कह रही हूँ, अगर समय रहते नहीं जागी सरकारें, उचित कदम नहीं उठाए, पीछे की गलतियों से सबक नहीं लिया, इसी तरह राजनीति खेल करके मात्र अपनी छवि को, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं हमारा मीडिया कहीं ना कहीं कमजोर दिखा, जो हमारे बड़े मीडिया हाउसेस है, छोटों ने फिर भी हिम्मत की, यूट्यूब चैनल्स और छोटी छोटी अखबारों ने अपनी अपनी हकीकत दिखाई, फोटोएं खींची और वायरल किया, और बहुत को लोगों को हमने यूपी में पिटते हुए देखा, उनपे यूएपी के कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त करते हुए भाजपा की सरकार ने यूपी में उन्हें जेल जाते हुए देखा है। लेकिन विश्व का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम का है, टाइम मैगजीन का है, वॉशिंगटन पोस्ट का है, अल जजीरा का है, सबने हकीकत दिखानी शुरू की। और उसके बाद हमें लगा सरकार थोड़ा सा शर्म आएगी सरकार को, लेकिन सरकार ने कहा हमारी एक अंतरराष्ट्रीय छवि के तहत हमारी छवि बिगाड़ी जा रही है। तो मोदी जब 2022 का उत्तराखंड का, आपका गोवा का, आपका उत्तर प्रदेश का, पंजाब का चुनाव कैसे जीते, उनकी छवि कैसे बचाई जाए, इस सब रिपोर्ट के बाद उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी भी ध्यान इस पे नहीं दिया जा रहा कि आने वाली चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे। और सब डॉक्टर ने कह दिया है तीसरी लहर को सिर्फ, राहुल गांधी जी ने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की, यही कहा सिर्फ वैक्सीन,
वैक्सीन ही इस दूसरी तीसरी चौथी लहर को रोक सकती है। इस म्यूटेंट को, जो कोरोना का संक्रमण है, अपने रूप बदल रहा है वायरस, उसको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन रोक सकती है। और सरकार ने फिर यही, जैसे आपने बच्चों पे कहा है कि हम इतना देंगे, भविष्य में देंगे, कब होगा, कब सरकार है नहीं है, कौन से फंड से देंगे, कब पीएम केयर फंड रहेगा नहीं रहेगा, कितना होगा उस समय। उसके अलावा इसमें भी फिर यही बात कही है भविष्य की कि हम 2021 दिसंबर 7 महीने तक देश को जो पूरा वैक्सीन कर देंगे। तो हम पिछला देखते हैं और वर्तमान देखते हैं, इनकी रफ्तार देखते हैं, तो पता लगता है कि इस रफ्तार से चलेंगे, कछुए की चाल से, तो आप कभी भी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। 2021 दिसंबर नहीं, 22, 23, 24 दिसंबर तक नहीं लगा पाएंगे अगर इसी रफ्तार से चलते हैं तो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपका भी शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपका मुझे भी का शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी उम्मीद हुई। करते हैं आप भविष्य में दोबारा मौका देते रहेंगे। श्योरली श्योरली, मैं वही कहने अल्लाह वाला था, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। नहीं, मेरी इच्छा है। जी जी। शुक्रिया। तो नाजरीन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, ये थी AICC की स्पोक्स पर्सन अलका लांबा साहिबा। इन्होंने कहा कि ये जो PM के फंड की जानिब से अनाउंसमेंट किया गया है ये बोगस है, और ये जो सारे मौतें हुई हैं, अगर सहूलतों के ज़रिए अपने केयर किया जाता तो मौतें रोकी जा सकती थी। ये जितनी भी मौतें हुई है ये मौत नहीं है, ये हत्या है, और प्राइम मिनिस्टर इसके ज़िम्मेदार है। इन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी न जागे तो आगे जाके और भयानक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अब देखते हैं आगे इस बात को किस तरह से नोट लेते हैं और क्या कदम उठाते हैं।